ठीक है कि 4, 10, 16, 88 are in AP. How many terms should be taken so that summation exceed 120? है ना? ये क्वेश्चन हो गया था क्या सबका? क्वेश्चन ट्राई किया था ये? ये ट्राई किया था क्या क्वेश्चन? यस, आ गया गौरी? ओके ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि ऐसा बोला है कि 4, 10, 16 कहाँ तक 88 ये सब क्या है एपी में है ना, और हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट समेशन एक्सीड 120 है ना, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखवा दिया मैंने तुमको, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो पहले तो पता कर लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं देख लो, ये तो लास्ट टर्म है तो tn का फॉर्मूला लगा दिया, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है 88 इज इक्वल्स टू a कितना है 4 प्लस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n एंड d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का। तो यहां से कितना आ जाएगा n का वैल्यू 80, 82, 4n माइनस 4, यहाँ से तुम्हारा n का वैल्यू आ जाएगा 13। ठीक है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना 13 आएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू 13 आया मतलब ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 13 है, 13। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 से। सेकंड पार्ट क्या पूछा है अपने को कि नंबर ऑफ टर्म 13 है, चलो ठीक है निकाल लिया, इसका कोई यूज होता है तो देखते हैं। जैसे मान ले जो आगे वाला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि सम जो है इसका, इस सब का सम 120 से एक्सीड होना चाहिए, मतलब उससे आगे जाना चाहिए। तो इसका मतलब मान लो कि सम ऑफ, मान लो वो m टर्म्स है, वो सम क्या होना चाहिए, एक्सीड होना चाहिए 120 से ज्यादा। सम क्या होना चाहिए 120 से एक्सीड होना चाहिए, सही है। तो तुमको सम का फॉर्मूला पता है m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन 120। ठीक है, तो m/2 मतलब अपने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है m/2 जाने दो, अपने को तो m का ही वैल्यू बताना है। m का कौन सा वैल्यू ऐसा रखूं यहाँ पे कि वो सम 120 से आगे चले जाए, ठीक है। और 2 ये काम करेंगे, टू m/2 को अंदर भेजेंगे, तो m/2 अगर अंदर जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 2 को अंदर भेजो, देखो m को बाहर ही रहने दो, 2 को अंदर भेजोगे ये 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस और ये कितना हो जाएगा m माइनस 1 बाई डी अपॉन 2। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मेरा 6 का है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में 6 कर देता हूँ, 6 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, है ना। a का वैल्यू भी पता है मेरे को, a का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 120। ठीक है, तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया m 4 प्लस 3m माइनस 3 ग्रेटर देन 120। ठीक है, तो m देखो 4 माइनस 3 कितना था 1 प्लस 3m ग्रेटर देन 120। ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि m की कौन सी वैल्यू डालूं कि ये सम एक्सीड हो जाए 120 से। m की कौन सी वैल्यू डालूं कि ये इसका जो है ना ये समी है ना, ये तो समी है, तो ये 120 से ज्यादा चला जाए। तो सोचो m की एक वैल्यू अगर मैंने 6 डाली तो ये कितना होगा 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 9, 19, 19 6 जा 104, 104 हो गया। ये तो मतलब ये तो अभी भी 120 से छोटा है, तो 6 की वैल्यू पे है ना। अगर m का वैल्यू मैंने 7 डाला, 3 इंटू 7 21 प्लस 1 22, 22 इंटू 7 कितना होता है 22 इंटू 7, 7 टू 14, 7 टू 14 15, हाँ ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 7 की वैल्यू कौन सी, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी डाल दी अपन ने 7 डाली, तब जाके वो सम एक्सीड हुआ 120 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया कि m शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, है ना। तो इस वैल्यूज के लिए m की इस वैल्यूज के लिए इसका सम 120 से ज्यादा जाएगा।
तो अगर ऐसा पूछा होता कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट सम एक्सीड 120, तो मिनिमम वैल्यू तुम बोल देते 7 ही है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 6 डालने पे तो 120 से छोटा हो रहा है और 7 डालने पे क्या हो रहा है 120 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, समझ गया कि नहीं बोलो, समझ गया ये क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ sum of n terms of 2ap, sum of n terms of 2ap are in ratio, ऐसा बोला है 7 + 1:2, 4n + 27. Find ratio of 11th term. Find ratio of 11th term. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। Sum of n terms of 2ap are in ratio 7n + 1:2, 4n + 27. Find ratio of 11th term. ठीक है, दो एपी का सम इस रेशियो में, पहले एपी का और ये दोनों एपी का सम इस रेशियो में और 11th टर्म का रेशियो पूछा है। तो मान लो पहली एपी, ऐसा कंसिडर कर लो चलो कि जो पहली एपी है, पहली एपी मान लो a + d a + 2d है मान लो, है ना, ठीक है। और दूसरी एपी, दो एपी दिया ना, और दूसरी मान लो AP2, मान लो उसको दिया है कैपिटल A + कैपिटल D कैपिटल A + कैपिटल 2D, है ना, ऐसा दिया है। अब देखो थोड़ा ध्यान से कि इसमें बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, n टर्म्स ऑफ 2ap का रेशियो दिया है, इसका रेशियो AP का रेशियो दिया है सम का, तो इसका मतलब रेशियो दिया है, मतलब तुमको पता होगा रेशियो, जैसे सम ऑफ n टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स है इसका रेशियो, और मान लो सम ऑफ n टर्म्स इसका रेशियो, तो इसका सम क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, है ना। और इसका अगर सम ऑफ n टर्म्स है 2ap, तो m/2, तो ये क्या होगा 2a + m - SN बोला है ना, n टर्म्स बोला है, अच्छा, तो यहाँ पे n टर्म्स है तो यहाँ पे भी n ही आएगा ना भाई, SN, ठीक है। तो ये मान लो पहला जो एपी है उसको स्मॉल s मान लो ना, और दूसरे एपी का सम कैपिटल SN मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा n/2 2, अब देखो इसके लिए क्या है कैपिटल A + n - 1 × कैपिटल D, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया है 7n + 1 4n + 27, ऐसा दिया है, सही बात है कि नहीं। हाँ, अब थोड़ा देखो, मैंने मान लिया कि दो एपी है, एक पहला एपी है, ये दूसरा एपी है, मान लिया पहला एपी सम ऑफ n टर्म्स का ये है और दूसरा एपी ये है, तो इसको स्मॉल SN से डिनोट कर दिया, इसको कैपिटल SN से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर लिख दिया दोनों का रेशियो इतना होता है, जो क्वेश्चन में दिया वो लिख दिया बस, अभी तक कुछ इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया। तुमको क्या पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ 11th टर्म, मतलब रेशियो 11th टर्म का रेशियो, मतलब ऐसा पूछा है तुमको T11 अपॉन कैपिटल T11, तो 11th टर्म कितना होता है, 11th टर्म कितना होता है, ऐसे होता है ना A + 10D, सो दिस इज योर 11th टर्म, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल A + 10D कैपिटल D, 11th टर्म ना, 11th टर्म मतलब एक कम छोटा, एक कम होगा, जैसे 12th टर्म पूछा तो 12th टर्म क्या होता है A + 11D, 13 टर्म पूछा तो क्या होता है A + 12D, तो वैसे ही 11th टर्म क्या होगा A + 10D, सही बात है कि नहीं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करोगे, तो अगर इसमें बोला है कि ये 7n + सम ऑफ n टर्म्स बोला है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स, इसका और इसका रेशियो दिया, क्या बोला है कि
रेशियो दिया है ना। तो यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू चलती है, यहाँ पे कोई भी चलेगी ना n की वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला है, तो n की कोई भी वैल्यू डालो, ठीक है, वो तो चीज चलो वैलिड है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा ना यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो एक बात, यहाँ पे और यहाँ पे, ये अगर मैंने n को, मान लो ये n को ऐसे ही रखा और 2 को अंदर भेज दिया, ठीक है, इसको और इसको एक जैसा देखने की कोशिश करो, इसको और इसको, इन दोनों का रेशियो ये दिया है 7n+1/4n+27, ठीक है ना। तो अगर ये वाला इसके इसमें दिखने लग गया, जैसे a+10d और a+10d, ठीक है, इन दोनों का अगर सेम बना लिया कुछ करके, क्योंकि कोई भी n के लिए वैलिड है ना ये, तो इसको और इसको इसके जैसा बना लिया तो अपना पॉसिबल हो सकता है काम। कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है a+10d और यहाँ पे क्या लिखा है n-1 × d लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे 10d चाहिए, यहाँ पे मेरे को क्या लाना है 10d और यहाँ पे a लाना है, सही बात है कि नहीं, है ना। यहाँ पे अगर मैंने सेम बना लिया, ये चीज सेम बना ली तो मेरा काम हो जाएगा, सही बात है ना, क्योंकि ये और ये सेम बनाना है अपने को, सेम बनाना है, मतलब तुम समझ नहीं रहे अभी, देखो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये a+10d लिखा है, ये 2a+n-1 × d लिखा है, ठीक है, अगर इसको एक जैसा बना लिया तो अपना काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका रेशियो दिया है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, n-1 की जगह क्या चाहिए, 10d चाहिए, 10d, ठीक है। तो सोचो, और ये n/2 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये क्या n है ना, n को इधर ही रहने दो, 2 को अंदर भेज दो, 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 अंदर भेज दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो मेरी बात, इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, ये और ये कंपेयर करो, कैसे, यहाँ पे n और n भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो बोलो यहाँ पे अगर a+10, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, n-1 2 की जगह क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो बोलो मेरे को क्या चाहिए, n-1/2 की जगह क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्योंकि ये और ये कोई भी n की वैल्यू के लिए वैलिड है। तो अगर n-1 की जगह 2 की जगह अगर 10 आ गया तो ये a+10d हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आ गया तो a+10d ये भी हो जाएगा। तो देखो ये n की कौन सी वैल्यू के लिए 10 आएगा, बोलो n-1/2 कौन सी वैल्यू के लिए 10 आएगा, तो 10 इधर जाएगा, 10 2 20, है ना, तो n-1 = 20, देन n = 21, है ना। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए 10 आ रहा है, 21 के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 21, यहाँ पे n की वैल्यू 21, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला है ना, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, है ना, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है n की। तो यहाँ पे अगर n की जगह 21 पुट किया तो ये सेम हो जाएंगे, सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब मैं n की जगह अगर यहाँ पुट किया है तो रेशियो में भी पुट करना पड़ेगा, तो रेशियो में पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 + 1/4 × 21 + 27, सॉरी, हाँ ऊपर में पुट कर दिया 21। अब n-1 इसकी जगह भी क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो इसकी जगह भी क्या करना पड़ेगा, सेम वही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 4 × n की जगह क्या है, 21 + 27, तो अपने को कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 7, 21 × 7 1, 7 2 14 + 1/21 × 4 4 84 + 27, तो ये कितना आ जाएगा 142/111, है ना, 84 + 27, हाँ। तो देखो ये किसी से होता है क्या डिवीजन, 37 से होता है शायद, 37 4 7 20, नहीं 3 से होता है क्या, 3 7 21, 3 4 3 12, 12 और 40, 143 हो रहा है, 7 7 7 21 × 7 7 147 होता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये कितना हो जाएगा 148, है ना। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लो बस, इसका जो भी रेशियो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो 148 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 111, तो ये दोनों किससे रिड्यूस होंगे,
148, हाँ ये हो जाएगा 37 से 37 4 जा, और ये होगा 37 3 जा, तो रेशियो कितना आ गया 4/3। ठीक है, बोलो समझा क्या क्वेश्चन कैसे किया? नहीं समझा तो वापस समझाते, कोई इशू नहीं है। बोलो क्लियर है? वेरी गुड गौरी। निशा क्लियर, वेरी गुड। ठीक है ना, तो 11th टर्म का रेशियो मिल गया अपने को। कैसे? क्योंकि ये देखो यहाँ पे a+10d है ना, तो ये क्या बन जाएगा a+10d, और a प्लस ये किसके इक्वल दिया है 7n+1/4n+27। a+10d और a+10d किसके इक्वल है? ये पूरा किसके इक्वल, ये इक्वल है, तो इसके ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर दिया, किस n के वैल्यू के लिए 21 की, तो 21 पुट कर दिया, तो मेरे को 11th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, अगर ये समझ गए तो। ठीक है, बोलो समझ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, वेरी गुड अभिषेक। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट लिख लो कुछ। क्या पहला नोट लिख लो कि टू शो 3 numbers, to show 3 numbers, मान लो a, b, c are in AP, we can show कैसे शो कर सकते हैं? अगर ये AB से AP में, तो जो B माइनस A का डिफरेंस होगा वही C माइनस B का डिफरेंस होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2B इज इक्वल्स टू A+C। ठीक है, जब जब जो कंडीशन ज्यादा यूजफुल होगी उस पर अप्लाई करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसा? B माइनस A, ठीक है, माइनस C प्लस B, माइनस C माइनस B, C माइनस B, इसका सम 0। ठीक है, अगर इसका सम अपन ने 0 बता दिया तो भी AP हो जाएगा, राइट? शायद से थोड़ा सा इनकरेक्ट दिख रहा है, जैसे B माइनस A, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस C प्लस B, ऐसा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये B माइनस A, माइनस कॉमन निकाल लिया, C माइनस B, है ना? तो अगर मैंने इसका सम भी 0 बता दिया तो भी ये क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा, है ना? अब डिपेंड है कि वो क्वेश्चन कौन से तरीके से जल्दी सॉल्व हो रहा है। इससे सॉल्व हो रहा है तो ये कंडीशन लगा दी, इससे हो रहा है तो ना, तो इसका अगर कोई क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि AP में, अगर इसका पूरा सम 0 प्रूफ कर दिया तो भी AP में हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, ऐसे अरेंज कर दिया तो AP में हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। numbers in AP will be equidistant on number line if they are real, ठीक है, if they are real।
ओके मतलब इक्वी डिस्टेंस कैसा, मतलब जैसे मान लो कोई एपी कंसीडर कर लो 2 4 6 8 10 है ना। देखो इन दोनों का सम देखो, 10 + 2 का सम देखो कितना होता है 12, सही है। यहाँ पे मान लो 12 ले लो और, है ना। आप देखो जैसे 10 + 2 का लिया 14 हो गया। इसका फर्स्ट और फर्स्ट का, फर्स्ट और लास्ट सम करो कितना आ गया 14 आ गया। सेकंड और सेकंड लास्ट ये भी 14 आ गया। थर्ड और थर्ड लास्ट 14, मतलब दे आर इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, जो एपी में होते हैं नंबर वो क्या होते हैं, सब इक्वी डिस्टेंट होते हैं, है ना। चलो अगर ये लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, है ना। दोनों नोट समझ गए होंगे, ठीक है। है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं तीसरे नोट की तरफ। थर्ड नोट क्या बोलता है कि जैसे मान लो ये मेरा एपी में है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, डैश 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 डैश। ठीक है, अगर इसमें मैंने कोई के नंबर जोड़ा, ये एपी में है ना, इसमें कोई के नंबर जोड़ा, के मतलब के कोई भी के जोड़ दिया इसमें, है ना, के को प्लस कर दिया सब में, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस के प्लस डी, ये कितना हो जाएगा ए प्लस के प्लस 2d, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस के प्लस 3d। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये भी एपी में होगा। मतलब कैसे, जैसे मान लो कोई एपी है 2 4 6 8 10, है ना, ये एपी में, तुम्हारे मर्जी से कोई भी नंबर जोड़ो सब में, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो भी एपी में होगा। मान लो इसमें 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9, 3 ऐड किया 11 और ये 13। तो देखो ये भी एपी में, डिफरेंस 2 डिफरेंस 2 डिफरेंस 2 डिफरेंस 2, कुछ भी ऐड करो, 10,000 भी ऐड किया सब में, तो फिर वो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एपी में। अगर ये एपी में है, इसमें कुछ ऐड किया तो वो भी एपी में होगा। ठीक है ना, ये मेरा थर्ड नोट हो गया। ठीक है, चलो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में एपी ही फॉर्म होगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे मान लो जैसे 2 है 4, ये एपी ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लो कोई भी मर्जी से। मान लो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया 9। देखो ये एपी में था पहले, तो रिजल्टेंट आया वो भी एपी में। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी डिफरेंस 2 2 2 2। ठीक है, बोलो ये नोट समझ गया। एपी में कुछ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एपी में होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यही एपी है और इसमें मैंने के को मल्टीप्लाई कर दिया किसी से, इसको के से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए के, ये क्या हो जाएगा, इसको के से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा ए के प्लस डी के, ये क्या हो जाएगा ए के प्लस 2d के, है ना। ये एपी में है, सोचो मान लो सिंपल से अपनी एपी ले ली 2 4, अरे 2 4 कहाँ, 2 4 6 8 10, सबसे छोटी प्यारी एपी है ये। एपी में तुमको पता है, मान लो कोई भी कंसिडर करो मर्जी से, वो नंबर से सबको मल्टीप्लाई करो, देखो वो एपी में होते हैं। मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना का 2 3 6, 4 3 12, 6 3 18, 8 3 24, 10 3 30, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी एपी में ही है। देख लो तो कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का 6 का 6 का 6 का, समझ गए। तो मल्टीप्लाई करने से भी डिफरेंस, मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी जो रिजल्टेंट आता है वो भी एपी में होता है।
ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया कोई केस है तो वो भी क्या होगा, एपी में होगा। बताओ समझ गए ये चीज, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब अगर डिवीजन हुआ तो क्या हो जाएगा, सोच लेते हैं, चलो डिवीजन करके देख लेते हैं। मान लो डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिवाइड करके देख लिया, तुम्हारी मर्जी से कोई भी नंबर दो, इजी वाला नंबर सोचो, जैसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे 2 से, ये तो एपी में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5। तो डिवाइड करने पे भी ये एपी पे ही आ रहा है, समझ गए। तो सिंपली अगर डिवाइड भी करते हो तुम के से तो भी एपी में ही होगा, मतलब a बाई के, a प्लस डी बाई के, a प्लस 2d बाई के, वो भी क्या होगा, एपी में होगा। बोलो ये समझ गया अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ता है एपी पे, राइट। ओके बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलो ये नोट लिख लिया अपन ने, अगले नोट पे बढ़ते हैं। मान लो नेक्स्ट नोट है कि इफ ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स, इफ ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, आर टू बी टेकन इन एपी, है ना, ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स आर टू बी टेकन इन एपी, then take them symmetrically, around, ठीक है। देखो ऑड टर्म्स बोला, मान लो 3 टर्म्स एज्यूम करने जो एपी में, 3 टर्म्स तुम्हारी मर्जी से, ऑड टर्म्स मतलब 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, तो अपन कौन सा एज्यूम करेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। लेकिन तुम बोलोगे सर 3 टर्म्स तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d होते हैं, हाँ उससे भी आंसर आएगा, लेकिन इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो कभी बोला ना कि 3 टर्म्स आर इन एपी, है ना, तो वो अज्यूम करना है a माइनस डी, ए प्लस डी, क्योंकि देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, d का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है, d का है, इसमें देखो कॉमन डिफरेंस d है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, समझ गए। तो ये तो 3 टर्म्स का, फॉर 3 टर्म्स हो गया ना, फॉर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, है ना, फॉर 3 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स बोला तो ऐसा आगे वाला टर्म लो जिसका भी कॉमन डिफरेंस इसके साथ कितना है, d ही आए। तो सोचो कौन सा टर्म लूंगा, तो जिसका कॉमन डिफरेंस d ही आएगा। तो अगर मैंने a माइनस 2d लिया और a माइनस डी ऐसे ही है, a ऐसा ही है, a प्लस डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। तो देखो इसमें भी कॉमन डिफरेंस d है, इसमें भी d है, इसमें भी d है, सब में d है, ठीक है। वैसे ही आगे वाला ले सकते हो, 7 टर्म्स बोला तो फिर ऐसे ही 9 टर्म्स ले सकते हो। तो ये काय के लिए हो गया, फॉर 5 टर्म्स, फॉर, तुम बना सकते हो कितना भी, फॉर 5 टर्म्स, ठीक है ना। ऑड की बात करो, ऑड, है ना, तो ये 3 टर्म्स के लिए हो गया, ये 5 टर्म्स के लिए हो गया। बोलो इतना समझ गया कि जैसे बोला कि 5 टर्म्स आर इन एपी, तो तुम उसको अज्यूम कर सकते हो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, d का ही आ रहा है। ओके, इससे क्या होगा फायदा, इससे कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नॉर्मल एज्यूम किए तो उससे भी आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना।
अभी तो ऑड की पार्ट हो गई, इवन की बात करते हैं कि इफ इवन नंबर्स ऑफ इफ even number of terms are to be taken symmetrically symmetrical ये ऐसा, ये सिमेट्रिकली बोल रहा हूँ। इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी टेकन सिमेट्रिकली, ठीक है, तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे अपन, a माइनस डी a प्लस डी, अगर इवन नंबर्स बोला, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ये 2d का कॉमन डिफरेंस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 2d का कॉमन डिफरेंस आएगा टू टर्म्स के लिए। तो अगर टू टर्म्स के लिए ये है टू टर्म्स, तो सोचो अगर टू टर्म्स है, तो अगर फोर टर्म्स, इवन की बात करें, फोर टर्म्स के लिए कौन से टर्म्स यूज होंगे, ये तो टू टर्म्स के लिए हो गया, तो फोर टर्म्स के लिए तो a माइनस डी a प्लस डी। तो ऐसा नंबर ढूंढो यहाँ पे जिसका कॉमन डिफरेंस इसके साथ कितना है, 2d का है। सोचो कौन सा होगा वो, कुछ नहीं, a माइनस थ्री डी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस थ्री डी। ये काय के लिए हो गया, देखो ना, इसका कॉमन डिफरेंस 2d, इसका 2d, इसका 2d, सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। तो ये हो गए मेरे फोर टर्म्स, ठीक है, फोर टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब अपन लेने की बात करें तब की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर फोर टर्म्स। अगर सिक्स टर्म बोले तो ऐसे नंबर लो, तो इसका और इसका कॉमन डिफरेंस, इसका आगे आने वाला नंबर का 2d आ जाए, तो वो कितना हो जाएगा तुमको पता है, a माइनस फाइव डी। तो a माइनस फाइव डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फाइव डी, है ना, सिक्स टर्म्स। इवन की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें कॉमन डिफरेंस d का है और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का। इन दिस कॉमन डिफरेंस इज 2d, 2d, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का है, और उसमें कॉमन डिफरेंस d का है। बोलो इतना समझ गया, दिमाग में गया इतना, है ना। यहाँ पे तो अभी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करी, आई होप समझ गया होगा, राइट। बढ़िया, वेरी गुड। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो तब तक ही थोड़ा सा। क्लियर है मोहिनी, बढ़िया। नोटेड, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट डालते हैं, अरे यार, नेक्स्ट है अपना अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन। आगे वाला पार्ट है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एएम भी बोलते हैं इसको, एएम, ठीक है। तो क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लो पहले, है ना, कि फॉर एनी के, फॉर एनी के numbers a1, a2, a3,
मान लो AK तक है, ठीक है, तो उसका AM क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज डिफाइन एज, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AK तक अपॉन K। जैसे एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज, जैसे 6 लोग हैं तो 6 लोगों को बोला कि वजन का एवरेज बताओ, तो सबका वजन ऐड कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो वही है ना, वही है अरिथमेटिक मीन, मतलब एवरेज ही मान लो आप, ठीक है। तो AM क्या होता है, AM ऑफ नंबर्स, क्या लिख सकते हैं, AM ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, AM मतलब सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, वही जो अपन एवरेज के टाइम निकालते हैं।